गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे मगध की राजा बिंबिसार के बारे में। हम लोग जो लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो तुम लोगों का सिलेबस ही है। अब हम लोग ये तो जान चुके हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में मगध का जो इमरजेंस हुआ था, बहुत सारा कारण था। लेकिन इनमें से सबसे जो बड़ा कारण मुझे लगता है कि कौन लीड कर रहा था मगध मगध को, तो वो उस राजा का नाम था बिंबिसार। आज बात करेंगे बिंबिसार के बारे में। पहले मगध के बारे में थोड़ा डिटेल्स, थोड़ा सा नॉलेज तुम लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं कि मगध का जो नाम फर्स्ट टाइम हम लोगों को पता चलता है वो है अथर्ववेद में। और ऐसा कहा जाता है कि इस एरिया के जो लोग वो बहुत ही उस लेवल के नहीं थे, नीचे नज़र से उन लोगों को देखा जाता, दिखाने की कोशिश ऐसा था, ऐसा माना जाता है। तो हाई लेवल के मतलब सोसाइटी में उस लेवल का नहीं था, ऐसा माना जाता है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा जनरली भी बोला भी जाता है कि जो आर्य सभ्यता के बारे में बताया जाता है, ये उस वक्त मगध आर्य सभ्यता से बाहर था। और महाभारत में ऐसा कहा गया है कि ये जो मगध का जो राजवंश था, ये इसका जो प्रतिष्ठाता थे वो है बृहद्रथ। और 6th सेंचुरी बीसी में जिसके हाथ जिन्होंने मगध को एक अलग पहचान दिलाए, उनका नाम है बिंबिसार, जो हर्यंक डायनेस्टी से बिलोंग करता था और उस डायनेस्टी के वो स्थपति भी थे। तो हर्यंक डायनेस्टी के स्थपति का नाम तुम लोगों को पता चल गया, बिंबिसार। अब दो हिस्टोरिकल सोर्स हम लोगों के पास है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश और एक है अशोक घोष का बुद्ध चरित। दोनों टेक्स्ट से ये हम लोगों को पता चलता है कि बिंबिसार जो थे वो हर्यंक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और जो साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में मगध का जो उत्थान हुआ था, इसके लिए बिंबिसार ने बहुत सारे टेक्निक अपनाए थे। वो क्या क्या टेक्निक अपनाए थे, बस उसी के बारे में बात करना है। सिंहासन आरोहण कब हुआ था, इसके बारे में ये बताया जाता है कि 545 बीसी टू 543 बीसी, इसके बीच कहीं सिंहासन में बैठे थे। बिंबिसार के बारे में इनका जो पूरा कार्यकाल के बारे में ऐसा हम लोगों को थोड़ा बहुत पता चलता है। इसके बारे में डिटेल्स ये है कि 545 टू 493 बीसी, तो ये टाइम पीरियड है। बिंबिसार के बारे में अब हम तुम लोगों के सामने जो बात बताएंगे वो है कैसे इन्होंने मगध को बाकी जो 15 महाजनपद थे उनसे आगे लेके गए थे। पहली बात यह है कि उन्होंने जो पहली अपना सेना बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन उनका मानना यही था कि जो ट्राइबल ग्रुप है उन लोगों को लेकर सेना बनाने से तो अच्छा है ये इन्होंने जनरल पीपल को साथ लेके एक परमानेंट फोर्स उन्होंने तैयार किए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। बिंबिसार के दौरान इन्होंने बहुत ही अच्छा टेक्निक इस्तेमाल किया कि जनरल पीपल उनके साथ रहे और एक अच्छा फोर्स तैयार हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निक था। दूसरी उन्होंने जो स्टेप लिए वो है, हम लोग जानते हैं कि मगध साम्राज्य के जब उत्थान हुआ था तो आयरन बहुत ही अवेलेबल थे वहाँ पर। जो मगध के एरिया हम लोग बताते हैं, तो आयरन में क्या है कि आयरन की वजह से जो अस्त्र शस्त्र बन रहा था वो बहुत ही अच्छा बन रहा था। और जो फोर्स उन्होंने तैयार किए और एक उसके लिए बहुत मदद मिला, आयरन से बहुत अस्त्र शस्त्र उन्होंने तैयार कर लिए। और मतलब जो फोर्स होते हैं ना, उसके पास अस्त्र शस्त्र तो होना चाहिए, फिर अगर जिसके पास जितना अस्त्र शस्त्र ज़्यादा रहेगा तभी जाके ना युद्ध करेगा। तीसरी बात ये है कि इन्होंने तीसरा टेक्निक इस्तेमाल किया अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, वो शादी, मतलब वो मैरिज मतलब जो विवाह बंधन की स्थापना कर रहे हैं। मतलब एक से ज़्यादा वो शादी कर रहे हैं। पॉलिटिकल
पॉलिटिकल कॉज के कारण, मतलब मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाना था, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे राज्य के साथ अपना जो वैवाहिक संपर्क बोलते हैं हम लोग, शादी रचाए थे। तो इनमें से 4 शादी के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जिनमें से फर्स्ट उनका शादी के बारे में तथ्य ये है, कोसल राज की जो राजा जो थे महाकोशल, उनकी जो कन्या थे, तो कौशल देवी को उन्होंने शादी किए थे, और इसके बदले में उन्होंने दहेज में, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही फेमस प्लेस और शैव धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वाणिज्य नगरी भी जरूर है, वो काशी उनको मिला था। और दूसरी जो है लिच्छवी डायनेस्टी से उन्होंने चेल्लना को उन्होंने शादी किए थे, और इसके बदले में वैशाली राज चेतक के साथ उनका अच्छा रिश्ता बन गया था। और तीसरा जो है वो विदेह राजकर्णा जो थे वासवी को उन्होंने शादी किए थे, और मद्र राजकन्या चेल्लना को भी उन्होंने शादी की। तो 4 शादी के बारे में यहाँ पर न्यूज़ हम लोगों को पता चलता है। और इस शादी से इनको जो फ़ायदा मिला ये कि बहुत आसान हो गया अपना जो साम्राज्यवादी नीति चलाने के लिए उस वक्त 6th सेंचुरी BC में, मतलब ये इनके टाइम में। तो ऐसा कहा जाता है कि जब अंगराज के साथ उनका युद्ध हो रहा था, तो तब जो कोसल राज थे और लिच्छवी डायनेस्टी के जो लोग थे वो निरपेक्ष रहे थे, इसलिए उनको आसान हो गया अंगराज को पराजित करने में, और चंपा को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। उस वक्त चंपा बहुत ही ट्रेड के मामले में, वाणिज्य के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट नगरी हुआ करता था। तो चंपा को दखल करने के बाद बिंबिसार के जो पुत्र थे अजातशत्रु, उनको ये वहाँ का शासक बना दिए थे। अब ये गया पॉलिटिकल इशू। अब जो बिंबिसार के बारे में थोड़ा नॉलेज हम देंगे वो है कि बिंबिसार कैसे प्रशासन चलाते थे। बिंबिसार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार सब चीज़ों का नॉलेज रखते थे, कि नॉर्थ ईस्टर्न, हमारा जो उत्तर पूर्व भारत से जो बाहर की विदेशी आक्रमण होने की जो संभावनाएं दिखाई दे रहे थे उस वक्त, पर्शियन आक्रमण, तो वो पर्सी आक्रमण के बारे में नॉलेज लेते थे। और वहाँ का जो गंधर का जो राजा था वो पुक्कुशती के साथ उनका अच्छा रिश्ता था। इन्होंने यह दूत भेजा, वहाँ से भी दूत आए थे मगध राज के दरबार में। और अवंती राज, हम लोग जानते हैं कि कौशल अवंती उस वक्त के मगध सबसे बहुत बढ़िया शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे। तो अवंती राज जो प्रद्युत थे उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था इनका। और कहाँ राजधानी बनाया था? गिरिब्रज के सामने राजगीर नज़दीक राजगीर में इन्होंने अपना राजधानी बनाए थे। और राजधानी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम लोगों को पता चलता है कि राजधानी जब राजगीर बनाए थे, तो ऐसा कहा जाता है कि राजगीर में महावीर और गौतम बुद्ध भी धर्म प्रचार के लिए वो आए थे वहाँ पर। और राजगीर के बारे में ऐसा बहुत सारे स्टोरीज हम लोगों को मालूम होता है। बिंबिसार पर्सनली वो बुद्धिस्ट धर्म को अपनाए थे, लेकिन जैन धर्म को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे उन्होंने पृष्ठपोषकताएं, जैसे हम लोग बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप बहुत किए थे। और बौद्ध ग्रंथ सूत्र से हम लोगों को ये पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। और ऐसा माना जाता है कि जो हाई क्लास ऑफिशियल्स होते थे तो उनका वो बहुत ही अच्छी तरह नियंत्रण कर पाए थे अपना एडमिनिस्ट्रेशन को। तीनों हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किए थे। एक था जो शासनतांत्रिक जो बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव, और एक जुडिशियल, और एक फोर्स मतलब मिलिट्री सेक्शन। तीनों सेक्शन था बिंबिसार के एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरा सिस्टम में। और ऐसा माना जाता है कि शासनकाल को पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को परिचालन करने के लिए उन्होंने मंत्री लोगों का परामर्श लेते थे, मंत्रियों का वो सुझाव लेते थे, फिर वो साम्राज्य चलाते थे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन की लोअर यूनिट है थे वो गांव को परिचालना करने के लिए ग्राम सभा के ऊपर उन्होंने दायित्व दे दिए थे। तो ग्राम सभा में बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता था। तो अब आते कहाँ से टैक्स आता था? 2 तरह का टैक्स उस जमाने में मिलता था। एक लैंड से जो आता था टैक्स, राजस्व जिसको हम लोग बोलते हैं, और जो ट्रेड से आता था शुल्क वो वसूला जाता था।
और रास्ते के बारे में ऐसा कहा गया कि वो जानते थे कि ट्रेड अगर अच्छी तरह से करना है और लोगों का आना जाना सही करना है तो रास्ता जो रोड जो है वो सही करना है। तो ऐसा माना जाता है कि रोड का उन्नति के लिए उन्होंने बहुत ही कोशिश किए थे। बिम्बिसार के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे टेक्निक, ऐसा कोई टेक्निक नहीं था जो अपना राष्ट्र को, मतलब वो जो एरिया उनका साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे टेक्निक उन्होंने अपनाए थे। तो उनके जीवन काल के अंत कैसे हुए थे, बहुत ही दुखद हुआ था। उनके जो पुत्र था अजातशत्रु, क्योंकि वो अजातशत्रु के बारे में बोला जाता है कि वो बौद्ध विद्वेषी था, मतलब बुद्ध के खिलाफ थे, वो बुद्ध थ्योरी के भी खिलाफ थे, बुद्ध के भी खिलाफ थे। तो ऐसा माना जाता है कि उनके पापा को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में बंदी बना के रख दिए थे और वहीं पर उनका मौत हो गया था। ऐसा माना जाता है कि जब उनका मौत हो गया तब उनका जो पत्नी थे कौशल देवी, तो उनका भी मौत हो गया था। मतलब वो सुन के इनका भी मौत हो गया था, कौशल देवी का भी। तो ये था बिम्बिसार। हम बिम्बिसार को याद इसीलिए रखना चाहेंगे हम लोग, तुम लोग भी, जैसे जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो या जो भी हिस्ट्री नहीं भी पढ़ रहे हो, बिम्बिसार को इसलिए याद रखना है कि क्योंकि उस वक्त ना उस लेवल का सब साधन नहीं था। 6th century BC में जो साधन था उसी को उन्होंने लिए और अपना अलग अलग तरीका इस्तेमाल किए मगध को बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने में। तो आशा करते हैं इस वीडियो में बोले गए बातें तुम लोगों को जरूर काम में आया होगा। टेक्स्ट बुक पढ़ो, हम हमेशा बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक पढ़ना है, टेक्स्ट बुक से तुम लोगों को बहुत बहुत नॉलेज मिलेगा। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।